Yes, students, in this chapter, question answers, we will discuss back exercise today. We have completed the chapter. Okay, first chapter is, and according to that, raise your hand if answer is clear to you. Question number 1. Why were people dissatisfied with the British rule in the 1870s and 1880s? 1870s. Yes, raise your hand. Yes, Bani, very good. Keep your mic on, Bani. Anji. Yes, sir. Yes. British were exercising control over the resource of India. British were they were exercising control over the lives of the people, and until this control ended, India could not be for Indians. And in 1870 and 1880, the Arms Act was passed. Vernacular Press Act was also enacted in 1879 in an effort to silence those who were critical of the government. In 1883, there was a furor over the attempts by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European person by Indians. Yes, very good. So it means in this question, you have to explain about 3 acts. कौन से? Arms Act, Vernacular Press Act and Ilbert Bill Controversy. ठीक है, ये तीनों के बारे में बताना है. हमने ये बताना है कि 1870 का वो टाइम था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी नहीं बनी थी. उससे पहले क्यों इंडियंस जो थे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फाई होना शुरू हो गए थे. रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स ने आर्म्स एक्ट पास किया जिसके कारण इंडियंस अपने पास आर्म्स या वेपन नहीं रख सकते थे, ब्रिटिशर्स रख सकते थे. तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया. ठीक है. देन इसके बाद नेक्स्ट था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो passed by the Britishers, and Indian people were not free to publish any article against the Britishers in regional languages. एक उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनसे ले ली. नाउ दे वर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. फिर इसके बाद दे वर नॉट फ्री टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकते थे, वो बताना. फिर हमने बताना ब्रिटिशर्स ने एक इल्बर्ट बिल जो है वो एक इंट्रोड्यूस किया था कि जिसका मतलब है कि यूरोपियंस हो चाहे इंडियंस, है ना, किसी दोनों के ऊपर, चाहे ब्रिटिशर्स हैं चाहे इंडियंस हैं, दोनों के ऊपर जो है वो जजेस सेम मतलब ट्रायल कर सकते हैं. इसका मतलब चाहे कोई यूरोपियन है उसके ऊपर इंडियन जज जो है वो ट्रायल कर सकता है. लेकिन ये बात ब्रिटिशर्स को जो है वो पसंद नहीं थी. सो दैट्स व्हाई उन्होंने इस इल्बर्ट बिल जो है वो इसको कंट्रोवर्सी बनाया और वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस इल्बर्ट बिल को वापस ले ले ताकि कोई भी इंडियन जज किसी यूरोपियन को ट्रायल ना करे, मतलब ये कोर्ट में. ठीक है. और इसके अलावा ब्रिटिशर्स की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी कि वो ब्लैक और वाइट मतलब इंडियंस और जो वाइट पीपल थे उनमें डिफरेंस करते थे रिगार्डिंग रैंक्स, सैलरीज, जॉब्स, है ना. तो ये सारे एफर्ट्स या ये सारी एक्टिविटीज या ये सारे एक्ट्स जिसके कारण धीरे धीरे इंडियंस को ये लगने लग गया कि उनकी गवर्नमेंट उनकी अपनी नहीं है, वो कॉलोनियल है, और सो दैट्स व्हाई दे वर डिससैटिस्फाइड. इज इट क्लियर? यस, रेज योर हैंड. इफ इट इज क्लियर देन रेज योर हैंड. ओके, ठीक है. अवनी, वेरी गुड. यस, अदर स्टूडेंट्स? बानी, जयवंत, महक. Okay, any doubt? If you have any doubt then ask so that I can repeat, otherwise I will ask second question. मेन आपने बच्चे एक्ट्स बताने हैं. इसमें कौन कौन से एक्ट बताने हैं? आर्म्स एक्ट बताना, वर्नैकुलर एक्ट बताना और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बताना, जिसके कारण ये टाइम पीरियड उन्होंने टाइम पीरियड पर्टिकुलर पूछा, 18s का पूछा हुआ है. तो उस पर्टिकुलर ईयर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट पास किए, ठीक है, जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो हैं मतलब उनको इंडियंस ने उनको अपोज किए. अनवे, हाँ जी बेटा. यस मैम. हाँ जी मैम जैसे ये इल्बर्ट एक्ट है
इसमें मैम जैसे कि इसमें तो लेकिन ब्रिटिश पीपल जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे, इंडियंस वो थोड़ी थे, तो लिखना है। लिखना है ये पॉइंट इसमें। हाँ लिखना है ना, आपने ये लिखना है कि इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि अल्टीमेटली नो डाउट फेवर तो इंडियंस का ही था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको पास नहीं होने दिया, डिस्क्रिमिनेशन, नो ओके डाउट मैम। बिल, बट उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया और ये बना नहीं, पास ही नहीं हुआ। पास नहीं हुआ तो इसलिए इंडियंस को ये लगा कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ, मतलब ब्रिटिशर्स जो ओके बाकी मैम। लोगों ने इसको अपोज किया, ये मतलब, ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनाया जाना ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, नंबर वन, क्योंकि उनको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, ठीक है, जिसके कारण जो इंडियंस हैं उनका गुस्सा जो है वो पीसफुली जो है वो करे। तो ये मुझे बताओ, हाँ जी। यस बेटा, रेज योर हैंड। एनी अदर स्टूडेंट? आस्था, अक्षिमा, इंजल, अवनी, जयवंत? ओके जयवंत, यस बेटा, हाँ जी, यस, हाँ Yes, जी, ma'am. हाँ The जी, Indian National Congress wished to speak for the entire people belonging to different communities of the India. वेरी गुड, हाँ जी। एंड अदर, लाइक अदर पॉइंट्स यू वांट टू टेल? No, ma'am. Okay, what was the main motive of Indian National Congress? पहले बच्चे आपने ये बताना है। The main motive of Indian National Congress was that so that educated Indians they can tell their problems regarding their people, their community, different sections like farmers, businessmen, each and everything in a peaceful manner. So that Britishers they suggested to form a all India organization. It was named as Indian National Congress, founded by, ये बताना आपने कि उन्होंने बनाई थी, A.O. Hume in 1885, ठीक है, तो ये मेन बताना है। अब इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी डिमांड्स जो थी वो डिफरेंट सेक्शन, मतलब अलग अलग बताना है कि अलग अलग सेक्शंस के रिगार्डिंग थी। इसमें उन्होंने हर तरह की डिमांड्स जो है अलग अलग सेक्शंस की डिमांड्स उन्होंने रखी थी। अल्टीमेटली इसका मेन बनाया जाना था ताकि लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो प्रेशर है, जो लोगों का जो है जो डिसकंटेंटमेंट है वो एजिटेशन ना करे, मूवमेंट्स ना करें, स्ट्राइक्स ना करें, बल्कि पीसफुल मेथड से अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक लेकर आए और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन एम था इंडियंस की प्रॉब्लम्स, इंडियंस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाना ताकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ठीक है। सो द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, ये एक एजुकेटेड इंडियंस की एक जैसे एसोसिएशन बनी 1885, ये बताना आपने। तो उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि जब इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और कहाँ पे हुआ था इनका सेशन, बॉम्बे में, ठीक है। एंड वो पीपल ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको रिप्रेजेंट करती थी, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके किसको किसको प्रॉब्लम बताते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू टेल द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैम टू द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। So this was the main motive of Indian National Congress. Who did the Indian National Congress wish to speak for? किनके लिए किनकी प्रॉब्लम्स को बताना चाहती थी, इंडियन पीपल of all the sections.
society, different culture, regional areas. This is the main answer. It is clear? Any doubt? Yes, Raghav, Sagar, Punya, Khushi, Varun, Tanushka, Shreya, Pulkit. Any doubt? Okay, next. What economic impact did the First World War have on India? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है, कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। आपने इसके अलग अलग पॉइंट्स बताने हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर हर तरफ से बताना है, पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, क्या इम्पैक्ट पड़ा जब हमारी और हमेशा याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 का टाइम पीरियड, वो टाइम बताना है। तो उस टाइम पीरियड में इंडिया में क्या हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा वॉर का। हाँ जी जयवंत, अवनी, यस अवनी, कीप योर माइक ऑन। यस बेटा। Government of India, that is the British government, had to pay a lot of expenditure for the war because they were fighting in the war. पॉइंट्स में लिखोगे नंबर 1 डिफेंस एक्सपेंडिचर, ऐसे याद करो कि वॉर टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा। दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट दे हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर में क्या होता है, वेपन्स, गन्स, सोल्जर्स की यूनिफॉर्म, उनके जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर। हाँ जी नंबर 2। हाँ जी माइक ऑन। Due to which they increased the taxes on the people and people had to pay a lot of taxes. वेरी गुड। अब जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बना, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे नीडेड मनी and to increase the money they wanted the money from they incurred the taxes on the people, and due to this we can say the burden of tax on Indian people was more during First World War. ठीक है, okay, next point. But the business groups of India, they were getting a lot of profit. Like the Tisco company produced a lot of steel and iron for the First World War. अब ये थोड़ा पॉजिटिव बताया आपने, ठीक है, ये पॉजिटिव बताया कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिजनेस ग्रुप्स ऑफ इंडिया दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट बिकॉज फॉर द शॉर्ट टाइम इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन वाज स्टॉप्ड ड्यू टू वॉर, है ना। वॉर के कारण क्या हुआ, ब्रिटेन से आने वाली चीजें बंद हो गई, जिसका फायदा किसने उठाया, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन बिजनेसमैन, एंड दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन किनकी ग्रिम थी, पुअर कंडीशन किनकी थी, पुअर पीपल, फार्मर्स, ठीक है, पुअर पीपल और फार्मर्स, कॉमन पीपल की कंडीशन पुअर क्यों थी, बिकॉज एक तो प्राइजेस बहुत हाई थे। जब वॉर होती है ना तो चीजों की शॉर्टेज हो जाती है, जब चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइजेस वर वेरी हाई, ठीक है। दूसरा आपने ये बताना है कि फार्मर्स जो थे दे वर आल्सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, उनको भी शॉर्टेज ऑफ फूड, उनकी जो क्रॉप्स, यानी कि दैट वाज डिफिकल्ट। वॉर के टाइम पीरियड में क्या होता है, हर तरफ बम्बार्डमेंट होती है, आपको ब्लास्ट का डर होता है, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का ध्यान फार्मर्स या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, रेलवे लाइंस टूट जाती हैं, और कम्युनिकेशन टूट जाता है एक दूसरे के साथ, और बिजनेस नहीं हो पाता। जब बिजनेस नहीं होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो फार्मर्स को लॉस हो रहा था, ठीक है, कॉमन पीपल को लॉस हो रहा था। एंड ड्यूरिंग दिस लार्ज स्केल कैजुअलिटीज, डेथ, मैनी पीपल, फार्मर्स को जबरदस्ती सोल्जर बनाया जा रहा था। हमारे इंडिया से भी बहुत से लोगों को जबरदस्ती सोल्जर बनाया गया और फॉरेन कंट्रीज में भेजा गया, एंड मैनी पीपल दे डाइड आल्सो, बहुत से लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। और धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेगेटिव, बोथ मिक्स रिस्पॉन्स था, नेगेटिव ज़्यादा था, पॉजिटिव कम। पॉजिटिव सिर्फ था इंडियन इंडस्ट्रीमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल आइटम्स जिसमें कहते हैं कि उनकी कुछ देर के लिए डिमांड जो है वो बढ़ी, लेकिन सिर्फ वॉर रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ी, लेकिन बाकी चीज़ों जो थी उनके लिए प्रोडक्शन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वॉर के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का पूरा ध्यान वॉर की तरफ होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट हो गया, लोग, पीपल दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी वॉर के टाइम पीरियड में, दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, दे बिकेम पुअर, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, टैक्स बढ़ रहे थे, प्राइजेस बहुत हाई थे, शॉर्टेज थी। सो इस सारी कंडीशन में इंडिया जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे वर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ हेल्प टू द पीपल, ठीक है।
Clear? Any doubt? Any doubt, beta? तो आपने सारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इसमें पॉइंट्स बताने हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के ऊपर वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, आगे आ जाओ. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940. मतलब ये कंप्लीट आपने मुस्लिम लीग की डिमांड बतानी है. मैंने आपको कल ही बताया था कि अल्टीमेटली द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, डिमांड फॉर मुस्लिम स्टेट, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, जिनके मेन स्पोक्समैन थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, उन्होंने ही इसको मतलब जो है वो किया था कि डिमांड सेपरेट होनी चाहिए, बिकॉज दे वांटेड पावर, कि मुस्लिम्स के पास पावर होनी चाहिए, बिकॉज दे आल्सो कंसिडर दैट इंडिया इज अ मेजर हिंदू डोमिनेट कंट्री, और मुस्लिम अगर हिंदू जीत भी गए तो मुस्लिम भी कभी उनके साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम 1940 में मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का सेपरेट स्टेट का, ये बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ गई. और ये शुरू से ही, यानी कि काफ़ी देर से पहले से ही थी. 1937 के इलेक्शंस में रिजल्ट जो था वो मेनली कांग्रेस जो है वो ज़्यादा जीती थी, हिंदू मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे. तो तब से ही मुस्लिम लीग को ये समझ आ गया था कि इंडिया जैसी कंट्री में कभी भी इनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी. तो ये हमने इसमें बताना है कि मुस्लिम लीग का क्या रेजोल्यूशन, व्हाट इज द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940, क्या उनकी मेन डिमांड थी. हाँ जी, यस पानी. हाँ जी बेटा. In 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwest and eastern areas of the country. Second, the resolution did not mention partition or एक Pakistan. सेकेंड. हाँ पानी, यहाँ पे एक लाइन है, आपने बताया ना कि रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन, यानी कि शुरू में 1940 में उन्होंने सीधा सीधा ये नहीं कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए. पहले उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट एरिया चाहिए, कंट्री एक ही हो लेकिन सेपरेट एरिया हो जिसमें मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया, मतलब अलग से हमें एरिया दे दिया जाए. मतलब उन्होंने सीधा सीधा पहले पार्टीशन यानी कि पाकिस्तान की डिमांड नहीं की. ये तो फिर जब रॉयट्स हो गए ना 1946 में, बहुत ज्यादा रॉयट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि कुछ जैसे हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो द पीपल कीप ऑन अटैकिंग ऑन ईच अदर फैमिलीज. At that time, it was difficult for them to stay together in a one country. So that's why at that time it was decided for division of country. Otherwise, 1940 से पहले they were demanding separate electorate, कि separate electorate होना चाहिए, मुस्लिम्स का एरिया अलग होना चाहिए, मुस्लिम की जो है वो गवर्नमेंट अलग होनी चाहिए, मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम ओनली. तो तब तक उनकी सिर्फ यही डिमांड्स थी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है. हाँ जी, आगे थर्ड पॉइंट. The leg began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus. In developing this notation, it may be influenced by the history of tension between some Hindus and Muslim groups in 1920s and 1930s. हाँ जी, इसमें अब 1937 का एग्जांपल देना है आपने कि 1937 इन द इलेक्शंस ऑफ 1937 both when Muslim League and Congress party they contest election. In this, Congress won with the maximum number of seats, but Muslim League was in minority. Congress majority थी, Muslim League party minority में थी. So at that time they considered that Muslim League will never get representation majority in India. तब से उनको ये अंदाजा हो गया था कि मुस्लिम लीग को कभी भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही एक हिंदू डोमिनेट कंट्री रहेगा. सो इट इज फियर्ड, it feared that Muslim may even go unrepresented. उनको ये डर था कि कहीं मुस्लिम जो है वो अनरिप्रेजेंट ना रहे, कल को लॉ बने या कुछ भी हो तो उसमें सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ मुस्लिम जो हैं उनको पार्टिसिपेशन ना मिले, सिर्फ हिंदू जो हैं उनको ही पार्टिसिपेशन मिले. ठीक है, एंड कुछ ऐसा भी हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर भी गवर्नमेंट बनाने को रेडी नहीं थी. द कांग्रेस रिजेक्टेड द लीग्स प्रपोजल टू फॉर्म जॉइंट गवर्नमेंट. ठीक है, सो दिस आल्सो अनॉयड मुस्लिम लीग इससे भी गुस्सा हो गई, और इसीलिए धीरे धीरे मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे मोहम्मद अली जिन्ना, धीरे धीरे ये कंसेप्ट आना शुरू हो गया, टू नेशन थ्योरी, सेपरेट नेशन थ्योरी, और धीरे धीरे ये डिमांड आगे बढ़ते बढ़ते क्या बन गई, डिमांड फॉर पाकिस्तान, एंड फाइनली इट लेड टू द पार्टीशन ऑफ कंट्री. व्हाट इज द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर?
Muslim League resolution of 1940, they demanded Muslim as a separate nation or separate electorate, और that's why उसके लिए उन्होंने क्या रिजल्ट जो है एग्जांपल दिया, इलेक्शंस ऑफ 1937, इलेक्शंस 1937 के जो इलेक्शंस में उसमें मुस्लिम लीग एक माइनॉरिटी थी और हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे, कांग्रेस पार्टी, और वो आपस में मिलकर दे वर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वो इकट्ठे गवर्नमेंट नहीं बना पाए और आपस में उनके क्लैशेस होते थे और कुछ लीडर्स के क्लैशेस होते, मोहम्मद अली जिन्ना के क्लैशेस होते थे हिंदूज जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ। तो ये पार्टी कम बल्कि एक रिलीजियस एक इशू ज्यादा बन गया था। सो दिस इज द रीजन व्हाई मुस्लिम लीग slowly and gradually demanded separate nation. Clear? It is clear? आस्था, अक्षिमा, एंजल, अनवे, अवनी, बानी, हार्दिक, जयवंत, क्लियर है? जसलीन, करणवीर, मनस, मेधा, हाँ जी, इट इज क्लियर टू यू? नवरूप, परमजीत, पुलकित, राघव सागर, श्रेया, तनुष्का, वरुण, खुशी, हाँ जी, इट इज क्लियर? यस प्रबल, हाँ जी। Keep your mic on. Yes, ma'am. Okay. Next question. You want to give the answer? Who were the moderates? Why did they progress to struggle against British rule? Or how? Yes, ma'am. Who were moderates? सबसे पहले The बताना co- moderates कौन थे? हाँ जी। The Congress in the first 20 years of its formation was moderate in its objectives and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted that the Indians should be given more representation in the legislative councils and given more people, more poorer legislative councils should be introduced and provinces where it did not exist. It demanded that Indians be placed in high positions in the government. For this, it called for civil service examinations to be held in India as well, not just in London. Other demands of the Congress included the separation of judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. The early Congress raised numerous economic issues, like the Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure, and more funds for irrigation. It Next point, it passed various resolutions on the salt tax, good treatment of Indian laborers abroad, and the sufferings of forest dwellers. Next point, the moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. For this, they published newspaper, wrote articles, and showed the economic run of the country by the British. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. Okay, Prabal, you have written lengthy, too much lengthy. So you need not to write this much. ना try to write in your own language. आपने बहुत easy way में लिखना है. सबसे पहले आपने बताना है moderates कौन थे. Moderates in the Indian National Congress were those members who believe in the policy of prayer. Prayer का मतलब होता है जो prayer का मतलब होता है peaceful request. यानी कि ये वो लीडर्स थे जिनका ये मानना था. आपने कहीं भी लीडर्स नहीं बताए. कौन थे? प्रबल, टेल मी हु वर मॉडरेट लीडर्स. 3-4 मेंबर्स के नाम बताओ. दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ, WC बनर्जी. आपने इनके नाम बताने जरूर. ठीक है. एक तरफ मॉडरेट, सपोज आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो मॉडरेट्स कौन थे? मॉडरेट्स वर द पीपल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, those who believe in the policy of prayer. Policy of prayer का मतलब होता है जो इस बात पे विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्री में जो है वो तभी प्रॉपर उनकी डिमांड्स जो है उन पे एक्शन लेगी जब उनको पीसफुली बताया जाए. और ऐसे में जितने भी लीडर्स थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वर मॉडरेट्स. मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है कि वो वायलेंस पे विश्वास नहीं रखते थे. वो एप्लीकेशन लिखकर जैसे फाइल्स लगाना या अपनी डिमांड्स को बैठकर सुलझाना, इस तरह के जो है वो मेथड्स अडॉप्ट किए गए स्टार्टिंग के ईयर्स में. फिर आपने बताना उनकी डिमांड्स, जैसे आपने बताई है डिमांड्स. टेल मी यानी जस्ट शॉर्ट में 5 डिमांड्स बताओ. उनकी डिमांड्स क्या थी? इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन, शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन. इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो लंदन में होता था वो इंडिया में होना चाहिए.
जुडिशरी को सेपरेट होना चाहिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। देन और आपने इसमें बताया सॉल्ट टैक्स, ठीक है, सॉल्ट टैक्स है, या फिर लेबर्स जो इंडियन लेबर्स अब्रॉड जाते हैं उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। एंड इन दिस वे दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो सारा नॉन वायलेंस मतलब पीसफुल मेथड से किए, ठीक है। एंड इनका ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इन सभी प्रॉब्लम्स को तभी सॉल्व करेगी जब पीसफुली अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई जाए। सो दिस वाज द मॉडरेट्स एंड देयर आइडियोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट है, अब सेम डिफरेंस में भी आ सकता है ये आपको क्वेश्चन, हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स, रेडिकल मींस एक्सट्रीमिस्ट, विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट्स। नॉर्मली क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। लाइन लगाकर एक तरफ आपने बताना है मॉडरेट, एक तरफ आपने बताना है एक्सट्रीमिस्ट। हाँ जी बताइए, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? क्लियर कट डिफरेंस बताना लाइन लगाकर, जैसे लाइन में आपने एक तरफ लिखो मॉडरेट्स, एक तरफ लिखो एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स, वन बाय वन। How was the policies of radicals within the Congress different from the moderates? लीडर्स के नाम, पहले नंबर पे उनकी आइडियोलॉजी, दूसरे नंबर पे लीडर्स के नाम, तीसरे नंबर पे आपने बताना है उनका मेथड क्या था, ठीक है, हाउ दे वर डिफरेंट। यस, रेज योर हैंड। ओके, ऑन द वन साइड मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स मैंने बताया मॉडरेट्स वर द पीपल हु बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ प्रेयर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट वर द पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ प्रेयर, ठीक है। तो एक हो गया कि वो पॉलिसी हो, यानी कि उनका ये मानना था कि प्रेयर आप करते रहोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आपकी बात नहीं सुनेगी, अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आपको मतलब जो है वो वायलेंस का भी सहारा लेना पड़ेगा, मतलब ये इनका मानना था। देन सेकंड, मॉडरेट्स लीडर्स आपने बताने हैं, विपिन चंद्र फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दो तीन नाम बताओ। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट में बताओ लाल बाल पाल, इनका पूरा नाम बताना है तीनों का, ठीक है, और फुल फॉर्म इनकी, मतलब लाल बाल पाल कौन थे? विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनके नाम बताने टोटल लीडर्स के नाम, ठीक है। देन थर्ड, इसमें आपने बताना है कि जो मॉडरेट्स थे ये स्लो मतलब ये 5 years 10 years 15 years, मतलब इनका ये मानना था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इमीडिएट एक्शन चाहते थे। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या होता है कि वो जल्दी से अपने काम जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करवाना चाहते थे, ठीक है। तो वो मतलब उनमें पेशेंस इतना नहीं था जितना कि मॉडरेट्स लीडर्स उनमें था, ठीक है। देन मॉडरेट्स जो थे वो स्वराज पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था स्वराज मतलब अपना राज्य होना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई मेनी पीपल दे फॉट, ठीक है। और जो मॉडरेट्स थे ये लिखते थे बाय राइटिंग लेटर्स, बाय राइटिंग मेमोज, या जो रिक्वेस्ट होती थी रिटर्न एप्लीकेशंस लिखते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो रैलीज, मूवमेंट्स, एजिटेशन, स्ट्राइक्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स, बैनर्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम जो थी वो उनको बताते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय राइटिंग न्यूज़पेपर, अपोज करना, क्रिटिसाइज करना। तो moderates they didn't believe in criticism, opposing government, but extremists they believe in the criticism or opposing the government. So in this way you can write the differences of both moderates and extremists. Clear? Hanji. Next question is, discuss the various forms of non-cooperation movement in different parts of India. How people understood. Same ये non-cooperation movement पूरा note बताना है, and which were the groups participated in non-cooperation movement. Question आपका क्या है? Various forms that non-cooperation movement took in different parts of India. Just आपने ये बताना है कि non-cooperation movement जो है, ठीक है, वो इंडिया के कौन कौन से पार्ट में स्प्रेड हुई, एंड लोगों ने गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब अपने अकॉर्डिंग कैसे ली। हाँ जी, रेज योर हैंड। अवनी, वेरी गुड। हाँ जी, यस मैम।
Ma'am, Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement in 1921. In different parts of India, people took its meaning according to their different problems. For example, number one, in Gujarat, in the area Kheda, they were against the high High taxes revenue, and very high good. revenues, High which revenue. were yes, ma'am, which were taken from them. So they took it as that they decided to refuse to pay the taxes. हाँ, very good. Number के two, लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब था नॉट टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. ठीक है. नंबर 2. हाँ जी. ma'am, in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the liquor shops were stopped to decrease the profit of the Britishers. हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों को लगा कि लिकर शॉप्स जो हैं उनको अगर बंद कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को मनी जो है वो नहीं होगी. तो नॉन कॉपरेट का मतलब है कि वो इन शॉप्स को बंद करवाकर ब्रिटिश को के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहते थे. हाँ जी. थर्ड. Third, Guntur in Andhra Pradesh, there the people broke the Tribals. forest laws and tribal people broke the forest laws and entered the forest forcefully. हाँ जी. उन्होंने अपने कैटल्स जो थे वो फॉरेस्ट में छोड़ दिए. उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था? उनको लगता था कि महात्मा गांधी जी ने इनको कहा है कि आपके लिए जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए हैं उनको ब्रेक करो और उन लॉज को तोड़कर जिन एरियाज में आपको जाने से मना किया है, जो रिजर्व थे, उन एरियाज में एंटर कर जाओ. तो उनके लिए जो है ग्रेजिंग फीस ना देना मतलब नॉन कॉपरेशन था. ग्रेजिंग फीस ना देना और अपने एनिमल्स को जबरदस्ती फॉरेस्ट एरियाज में एंटर करवा देना, उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब ये था. हाँ जी. नेक्स्ट. सिंध. Number 4, in Punjab, the Akali agitation started the movements to take the gurdwaras from the mahants. महंत. हाँ, उनको लगता था कि जो महंत हैं वो गुरुद्वारा में जो भी मनी कलेक्ट हो रही है उसको मिसयूज कर रहे हैं. उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब था कि अपने अपने गुरुद्वारा को महंतों के चंगुल से छुड़वाना. ठीक है. देन असम का एग्जांपल दे दो. टी गार्डन के जो प्लांटर्स थे, असम में बहुत से टी गार्डन प्लांटर जो थे वो प्लांटेशन का काम करते थे, बट दे वर गिवन वेरी लेस वेजेस एंड सैलरीज एंड ट्रीटेड वेरी बैडली एंड एक्सप्लॉइटेड अ लॉट. कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करने पड़े. 5-5 साल तक वो असम ही रहे थे, वापिस ही नहीं आए. लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, उनको ये लगा कि महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है? नॉट टू सपोर्ट एंड नो टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर अपने अपने घरों में वापस आए. कईयों को तो पकड़ लिया गया, कईयों को मारा गया और बहुत से ऐसे थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए पनिशमेंट भी मिली. तो हर पर्सन ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन को अपने अकॉर्डिंग समझा, अपने अकॉर्डिंग जो है एक्शन किया, अपने अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया. ठीक है. मतलब कुछ लोग उसको मसीहा समझते थे, ये जस्ट बताना है. कुछ लोग उसको सोचते थे कि ये सिर्फ रिच पीपल के लिए है, पुअर पीपल के लिए नहीं है. कुछ लोग उनको मानते थे, कॉमन पीपल उनको मानते थे कि वो मतलब जो है वो जस्ट अपनी मतलब मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और कुछ लोग उनको जो है वो फॉरेस्ट ट्राइबल्स जो है उनको ये मानते थे कि नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है टू ब्रेक द लॉज. तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक करने लगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस, टाइम इज ओवर नाउ, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो. ठीक है. तो you have to complete, you have to write question answers in your notebook